हाय एवरीवन, आज ये 16 अक्टूबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं, किस देश को ट्रिपल एलिमिनेशन स्टेटस प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर मालदीव हो गया। मालदीव विश्व का पहला देश बन गया है जहां मां से बच्चे तक संक्रमण के 3 प्रमुख रोग जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सिफिलिस हो गया, इसका उन्मूलन किया है। इसका मतलब कि मालदीव विश्व का पहला देश बन गया है जिसमें मां से बच्चे तक संक्रमण के 3 प्रमुख रोगों का उन्मूलन मिल गया है, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस हो। यह उपलब्धि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित की गई है। HIV की बात करते हैं। HIV को ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस बोलते हैं। यह एड्स का कारण बनता है, जिसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। HIV के लिए परीक्षण किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस की बात करते हैं। यह रोग लीवर की सूजन से जुड़ा हुआ है, जिसको यकृत बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक प्रकार है। सिफिलिस और गोनोरिया की बात करते हैं। यह दोनों यौन संचारित जीवाणु जनित बीमारियां हैं, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं, भारत किन बीमारियों से मुक्त हो चुका है। भारत चेचक, पोलियो और ट्रैकोमा से मुक्त हो चुका है। ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है। चेचक को स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। चेचक की बात करते हैं, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। WHO ने 1980 में इसे समाप्त करने की घोषणा की थी। पोलियो की बात करते हैं। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। ट्रैकोमा की बात करते हैं। भारत ने 2017 में इसे खत्म कर दिया है। प्रश्न संख्या 3 पे आ जाते हैं, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 समिट कहाँ पे आयोजित हुआ है। इसका आंसर बर्लिन, जर्मनी होगा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। एक विखंडित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। यह सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य नीति, महामारी, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए आयोजित होता है। WHO की 16वीं हर्बल मेडिसिन IRC बैठक जकार्ता, इंडोनेशिया में हुई है। प्रश्न संख्या 4 पे आ जाते हैं, गूगल AI हब कहाँ पे लॉन्च किया है। तो इसका आंसर विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। गूगल ने भारत में एक विशाल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित किया है, जो अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा होगा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। यह $5 बिलियन तक निवेश करेगी। साझेदारी की बात करते हैं, भारत में अदानी ग्रुप के साथ जो बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। उद्देश्य क्या, भारत को वैश्विक AI रिसर्च और डेटा इनोवेशन हब बनाना। प्रश्न संख्या 5 में आ जाते हैं, तीसरा AI समिट कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो इसका आंसर पेरिस, फ्रांस होगा। AI चैट GPT की बात करते हैं। ये ओपन AI द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसके संस्थापक सैम ऑल्टमैन है। AI जेमिनी की बात करते हैं। यह गूगल द्वारा लॉन्च किया गया AI मॉडल है। प्रश्न संख्या 6 पे आ जाते हैं, ई नाम प्लेटफॉर्म पर अब कितनी कृषि वस्तुएं सूचीबद्ध की गई है। तो इसका आंसर होगा 247 होगा। पहले 238 थे। ई नाम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य किसानों को एकीकृत ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 7 पे आ जाते हैं, विश्वास योजना किसने शुरू की है और क्यों। तो श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा विश्वास योजना शुरू किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित लंबित मुकदमों को समाप्त करना। 6 महीने तक लंबित PF राशियों को न्यूनतम जुर्माने के साथ सुलझाने की अनुमति दी जाएगी। यह योजना 338वीं EPFO बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक मामलों में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाना होता है। प्रश्न संख्या 8 आ जाते हैं, किराए से फुर्सत योजना क्या है। यह अलायंस एयर द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं, यह हवाई यात्रा में बढ़ते किराए से यात्रियों को राहत देना है। इसकी देखरेख की बात करते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू कीजारापू करेंगे। प्रश्न संख्या 9 पे आ जाते हैं, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल किस राज्य ने सबसे पहले पेश किया। तो इसका राइट आंसर केरल होगा। यह बिल कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद कार्य संबंधी कॉल या ईमेल या मीटिंग से इनकार करने का अधिकार देता है। कंपनी ऐसे कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। यह भारत में वर्क लाइफ बैलेंस को प्रोत्साहित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
प्रश्न संख्या 10 पे आ जाते हैं। असम की सीएम फ्लाइट योजना क्या है? यह मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? असम के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, कैरियर अवसर उपलब्ध कराना। राज्य सरकार द्वारा चयनित छात्रों को 1 लाख आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले चरण में 180 छात्र थे। प्रश्न संख्या 11 पास जाते हैं। श्रद्धांजलि योजना का उद्देश्य क्या है? असम सरकार की यह योजना है जो राज्य के बाहर मृत्यु होने पर 100 को असम वापस लाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसी को श्रद्धांजलि योजना बोला गया है। प्रश्न संख्या 12 पे आ जाते हैं। सक्षम क्या है? तो भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड है। इसका विकास भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद के सहयोग से हुआ है। इसकी कार्य की बात करते हैं। दुश्मन ड्रोन यूएवी की पहचान कर उसे 3000 मीटर और 10,000 फीट की ऊंचाई तक निष्क्रिय करना। प्रश्न संख्या 13 में आ जाते हैं। आईएनएस सतलज कहाँ भेजा गया है? तो इसका आंसर होगा मॉरिशस, पोर्ट लुइस। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री सर्वेक्षण, हाइड्रोग्राफिक सर्वे का कार्य है। प्रश्न संख्या 14 में आ जाते हैं। एनएसजी विशेष प्रशिक्षण केंद्र कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा में और अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जिसे 1986 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बनाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। इसका उपनाम क्या है? ब्लैक कैट और कमांडो फोर्स बोलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आ जाते हैं। ऑपरेशन रेनबो किस संस्था द्वारा चलाया गया? तो यह राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सोना और अन्य तस्करी किए गए माल की तस्करी को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन रेनबो स्टार्ट किया जाता है राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। प्रमुख नियुक्तियां की बात करते हैं। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? सोनाली सेन गुप्ता बनी है। अतिरिक्त विवरण की बात करते हैं। ये बैंक नीति और पर्यवेक्षण से जुड़ी जिम्मेदारियां। बीएसएफ की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो भावना चौधरी बनी है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बना है? अनीश दयाल बने। यह पूर्व आईटीबीपी के प्रमुख रह चुके। आईएमएफ कार्यकारी निदेशक भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? उर्जित पटेल करेंगे। ये पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। महिला श्रम भागीदारी दर की बात करते हैं तो 41.7% है। 2017-18 में यह 23.3% थी। महिंद्रा की बुक की बात करते हैं। मी अ बिलियन बर्ड्स ब्लू में इन्होंने परियोजना नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 16 में। जीईआई के नियमों को पहली बार किसने लागू किया है? तो केंद्र सरकार ने लागू किया है। उद्योगों में ग्रीन गैस उत्सर्जन की तीव्रता बढ़ाने के लिए कानूनी लक्ष्य तय करना इसका है। लक्षित क्षेत्र की बात करते हैं। ये 4 लक्षित क्षेत्र हैं जिसमें एल्युमिनियम, सीमेंट, पेपर, क्लोर छात, ये 4 प्रमुख सेक्टर हैं। तो 4 प्रमुख सेक्टर कौन से हैं? एल्युमिनियम है, सीमेंट है, पेपर, क्लोर छार है। उत्सर्जन घटाने वाली कंपनियां कार्बन क्रेडिट कमा और बेच सकती है। योजना का आधार की बात करते हैं। पेरिस जलवायु समझौता COP21 2015 में हुआ था। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? शेयर्ड विजन फॉर द बेटर वर्ल्ड, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार करना। उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता नियंत्रण और वैश्विक मानकों को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 18 में आ जाते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र को होगा। ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा उपायों के लिए महाराष्ट्र को शीर्ष श्रेणी में स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 19 में आ जाते हैं। मारबत उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। यह उत्सव बुराई और सामाजिक बुराइयों के प्रतीक पुतलों को जलाकर मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 में आ जाते हैं। 20 करोड़ वर्ष पुराने फाइटोसार जीवाश्म कहाँ पाए गए? तो जैसलमेर राजस्थान में पाए गए। यह खोज भारत के प्राचीन भूगर्भीय इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 21 में आ जाते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है और इसे कितने वर्ष पूरे हुए हैं? आरटीआई के लिए अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए है जो अभिव्यक्ति और सूचना का अधिकार की बात करता है। 2025 में इसके 20 वर्ष पूरे हुए हैं। अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में। भाग 1 की बात करते हैं। इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है।
अनुच्छेद 1 में भारत का नाम इंडिया जो कि भारत बताया गया है और इसे राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का भारत में प्रवेश जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण जो वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन करना। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। भाग 2 की बात करते हैं, इसमें नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। भाग 3 की बात करते हैं जिसमें मौलिक अधिकार दिया है जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत हो वह समाप्त हो जाएगा। यहीं से न्यायिक पुनरावलोकन जिसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोक लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात किया जाता है जिसमें सेना और एजुकेशनल उपाधियों को छोड़ करके। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसी में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम जिसको जबरन मजदूरी बोलते हैं, इस पर रोक लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रीट जारी करता है। अब आ जाते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के बारे में मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 39 ए में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं जिसको फ्री लीगल एड बोलते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया जाता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं दिया गया है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का आधार है। अब आ जाते हैं भाग 5 में जो संघ की बात किया जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिया गया है जो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं दिया गया है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिला करके संसद बनता है। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की बात किया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट बोलते हैं, बजट का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं।
अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 6 में, जो राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में दिया गया है और राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता की बात करते हैं, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाईकोर्ट के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दिया गया है। अब आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। भाग 9 में पंचायत से संबंधित दिया गया है, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक दिया गया है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है और टोटल 29 फंक्शनल आइटम है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। पंचायतों के इलेक्शन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 में दिया गया है। यह संघ और राज्य के बीच के संबंध को बताता है। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी की बात करता है, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करता है और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 15 में, जो निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर के 339 ए तक दिया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनाव की प्रावधान दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 17 के बारे में। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में दिया गया है, जो राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा राजभाषा होगी और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिए गए। अब आ जाते हैं भाग 18 में। अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया गया है। इसमें आपातकाल उपबंध से संबंधित है, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब आ जाते हैं भाग 20 में। अनुच्छेद 368 जो संविधान का संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए। अब आ जाते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन केरल में एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग को रोकने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद सहायता के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करते हैं, तो इसका आंसर अगर पता है आपको तो इसका आंसर आप दीजिए। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, सिप्लिस, गोनेरिया है। काली मौत किस रोग को कहा जाता है? तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। टीबी तपेदिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो टीबी के लिए बीसीजी बेसिलस कोलमेट गुरीन का टीका लगाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है।
टिटनेस रोग को और किन नामों से जाना जाता है? तो टिटनेस रोग को लॉकजा, जिसको जबड़ा लॉक होना या धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट है? टाइफाइड की जांच, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसकी जांच के लिए विंडोल टेस्ट किया जाता है। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। इसमें उल्टी दस्त होते हैं और आंतें प्रभावित होती है, जिसका इलाज के लिए ORS का घोल दिया जाता है। रेबीज रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगता है। इसके टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है, जिसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? इसमें कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? डेंगू एंडीज इजिप्टीज मच्छर से फैलता है। इसके वायरस का नाम अर्बो वायरस है और इस रोग में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ है? भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। एड्स किस वायरस से होता है? इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इसकी जांच के लिए शुरुआती टेस्ट में एलिसा टेस्ट और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 वायरस है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, अनिद्रा रोग आते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है और इसमें कौन सी दवा दी जाती है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है और इसका कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। इसमें शरीर का RBC, जिसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, प्रभावित होती है और इसकी दवा कुनैन है। कवक, जिसको फंगस बोलते हैं, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग गंजापन, दाद, दमा, खाज, खुजली और एथलीट फूट जैसे रोग होते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कैसे रोग है? यह दोनों अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांधता में व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। इन दोनों रोगों की वाहक महिलाएं होती हैं। तो इस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।